सभी साथियों को गुड इवनिंग। और अर्थशास्त्र की क्लास में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अर्थशास्त्र की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दे रखी हैं। उन परिभाषाओं के बारे में समझते हैं कि किसने कौन सी परिभाषा दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो नाम आता है वो एडम स्मिथ का नाम आता है। एडम स्मिथ याद रखेंगे, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ को कहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी। तो पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी? तो एडम स्मिथ ने दी। और इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशित हुई। इसको याद रखेंगे, इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो 1776 में। या फिर सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? तो एडम स्मिथ की ये पुस्तक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। दूसरी परिभाषा आती है मार्शल की। एडम स्मिथ के बाद नाम आता है मार्शल। और मार्शल ने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने दी थी। और इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। पुस्तक लिख लेंगे, पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये शुरुआती कुछ पुस्तक होती हैं जो पूछी जाती हैं। और इसका प्रकाशन 1890 में 1890 में प्रकाशित हुई। याद रखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1776 में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल की पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1890 में हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों पुस्तकों को याद रखेंगे। और एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी, जबकि मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। इसके बाद अगला नाम आता है रॉबिन्सन का। अगला नाम लिखेंगे रॉबिन्सन। और इसमें लिख लेंगे कि रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। तो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी थी? और इन्होंने इसे दुर्लभता का विज्ञान कहा। ठीक है, और इन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान कहा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान किसने कहा? तो रॉबिन्सन ने कहा। और इनकी पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द नेशंस
ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस, या इसको सीधे सीधे हम इकोनॉमिक साइंस के नाम से लिख सकते हैं। इनकी पुस्तक का नाम लिख लो, पुस्तक इकोनॉमिक साइंस। इतना ही भी याद रख लोगे तो इससे चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स, वैसे तो NA से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस करके इनकी पुस्तक आती है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिख ले रहे हैं। इनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक साइंस के नाम से जानी जाती है। तो ये 3 अर्थशास्त्री हो गए। सबसे पहला नाम है एडम स्मिथ, इन्होंने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। दूसरा, मार्शल ने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी और इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और तीसरा नाम है रॉबिन्सन, इन्होंने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी और इनकी पुस्तक इकोनॉमिक साइंस के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है सैमुएल्सन का नाम। इसको, इस नाम को याद रखेंगे, सैमुएल्सन सबसे इंपॉर्टेंट होती है और इन्होंने अर्थशास्त्र की, सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा दी। तो अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा किसने दी थी? तो सैमुएल्सन ने दी थी अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे। और इसके बाद एक नाम आता है, लास्ट लिख लेना, J.K. मेहता। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट होता है और इन्होंने अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी। इतनी परिभाषाएं, थोड़ा थोड़ा आप इन परिभाषाओं को याद कर लोगे तो इससे ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। एडम स्मिथ वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं और अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी। मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी। रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी, सैमुएल्सन ने विकास संबंधी परिभाषा और J.K. मेहता ने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी है। और ये पुस्तक है, ये 2-3 पुस्तकें हैं, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल की और इकोनॉमिक साइंस पुस्तक ये है रॉबिन्सन की। ठीक है, इतना इन पुस्तकों को भी, ये 2-3 पुस्तकें हैं, इनको आप लोग याद कर लेना। ये कुछ अर्थशास्त्र की प्रारंभिक परिभाषाएं हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने क्या दी है। इसको जल्दी से लिखिए और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और समझते हैं कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं और अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स दोनों में अंतर क्या है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इनके अंतरों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नहीं, इसमें मार्क्स का कुछ डिवीजन नहीं रहता ना, यहाँ पर जीएस होता है। जीएस में टोटल 35 नंबर का है, तो उसमें सारी चीजें आ सकती हैं। कभी इकोनॉमिक्स ज्यादा आ जाएगा, कभी पॉलिटी ज्यादा आ जाएगी, कभी हिस्ट्री। ऐसा फिक्स नहीं रहता कि कितने नंबर का क्या आएगा, है ना। नंबरों का ऐसे डिवीजन नहीं रहता जीएस में। अब देखो, इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा समझो। सबसे पहले देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक गतिविधियों का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा समझ आई होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं।
अब 1933 में जब हम जाते हैं, वहां पर एक रेगनर फिश थे, इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। तो अर्थशास्त्र की शाखाएं समझते, या अर्थशास्त्र के भाग, है ना, कि शाखाएं, शाखाएं। तो इसमें समझना 1933 में रेगनर फिश ने, ये नाम याद रखेंगे अब, हाँ, रेगनर फिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। इससे पहले अर्थशास्त्र एक ही था, इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को किसने दो भागों में बांटा, तो रेगनर फिश ने कब बांटा, तो 1933 में। और ये दो भाग कौन कौन से हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। एक हुआ सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म व्यापक अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, या फिर इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है, सूक्ष्म और व्यापक। ठीक है, सूक्ष्म, इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि ऐसे दो भागों में से बांटा जाता है। इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब माइक्रो और मैक्रो होता क्या है, इसको भी समझिए। माइक्रो का मतलब है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म, व्यष्टि मतलब, वो व्यष्टि का अर्थ ही होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। इसका मतलब हो गया कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों में अंतर लिख दे रहा हूं। एक तो माइक्रो शब्द ग्रीक वर्ड मैक्रो से बना है। माइक्रो किससे बना है, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो, यह ग्रीक शब्द माइक्रो से बना है, माइक्रो से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ सूक्ष्म है। माइक्रो मतलब क्या है, सूक्ष्म, जिसका, और यह ग्रीक शब्द मैक्रो से बना है, जिसका अर्थ होता है, मैक्रो का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ व्यापक होता है, जिसका अर्थ व्यापक होता है। अब इसमें देखिए, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें व्यक्तिगत नहीं, इसमें सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ये अंतर ध्यान रखना, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और इसमें सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, एक उद्योग का अध्ययन करना है, एक इंडस्ट्री का अध्ययन करना है, तो कहां पर करेंगे, माइक्रो में। अगर हमें संपूर्ण उद्योगों का अध्ययन करना है तो कहां पर करेंगे, मैक्रो में करेंगे। ठीक है, अगर एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो माइक्रो में, लेकिन सभी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करना है तो कहां पर करेंगे, मैक्रो में। तो यही माइक्रो और मैक्रो में अंतर होता है। व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति। जैसे व्यक्तिगत मांग के बारे में हमें अध्ययन करना है, व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति की मांग पर, या फिर व्यक्तिगत पूर्ति के बारे में अध्ययन करना है। एक व्यक्ति की या एक उद्योग की या एक फर्म की जो मांग होती है या उसकी पूर्ति होती है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है तो कहां पर करेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, है ना, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। लेकिन अगर संपूर्ण समग्र का अगर अध्ययन करना है तो कहां पर करेंगे, व्यापक अर्थशास्त्र। इसमें कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं इसे, कुल मांग का अध्ययन करते हैं, कुल मांग
कुल पूर्ति का अध्ययन करते हैं। कुल पूर्ति, जहां पर भी एग्रीगेट शब्द है तो इसका मतलब है वो व्यापक की बात है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत मांग की बात हो रही है, व्यक्तिगत पूर्ति, यहाँ कुल मांग और कुल पूर्ति की बात होती है। तो इस तरीके से जो अर्थशास्त्र होता है इसके दो भाग होते हैं, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक व्यापक अर्थशास्त्र। अगर 11th 12th में किसी ने अर्थशास्त्र पढ़ी होगी तो वहां दो किताबें होंगी, माइक्रो और मैक्रो। 12th में विशेषकर से माइक्रो और मैक्रो दो किताबें चलती है, ठीक है। माइक्रो में सूक्ष्म अर्थशास्त्र हुआ और मैक्रो में व्यापक अर्थ है। इसमें जैसे मांग के बारे में पढ़ते हैं, पूर्ति के बारे में पढ़ते हैं, बाजार के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। लेकिन इसमें अगर हमें पढ़ने तो राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जो राष्ट्र की आय है उसे, संपूर्ण राष्ट्रीय आय है ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनके बारे में हम व्यष्टि में पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल बीए में भी होती है ना, बीए में भी माइक्रो मैक्रो होता है। और एमए में जाते हैं तो फिर यहाँ तो 5 किताबें चलती हैं, विशेषकर अभी तो ये 4 किताबें रहती हैं, लेकिन वैसे इसमें 5 किताबें होती हैं। उसमें माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है, फिर स्टैटिक अलग से होता है, फिर एक मैथ्स अलग से होती है, पूरी मैथ्स भी रहती है इसमें। इसमें अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग कहा जाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करके फिर अलग से आ जाती है। तो इस ऐसे 5 किताबें इसमें हो जाती हैं टोटल। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो बेस में अगर देखेंगे तो माइक्रो और मैक्रो 2 किताबें होती हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी है तो 2 है। इसको किसने विभाजित किया अर्थशास्त्र को, तो रैगनर फिच ने 1933 में किया। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं कौन सी है, एक सूक्ष्म और एक व्यापक। सूक्ष्म का मतलब माइक्रो और व्यापक का मतलब मैक्रो। माइक्रो शब्द माइक्रोस से बना है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से बना है जिसका अर्थ है सूक्ष्म, और मैक्रो शब्द मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ है व्यापक। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसमें सामूहिक, ठीक है। इसमें पर्सनल हो गया, इसमें एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट। और यहां पर जैसे व्यक्तिगत मांग है, व्यक्तिगत पूर्ति है, इसकी बात करनी है तो हमें माइक्रो। लेकिन कुल मांग या समग्र मांग, समग्र पूर्ति की अगर बात करेंगे तो कहां पर आएगी, व्यापक अर्थशास्त्र में। उम्मीद है कि अर्थशास्त्र क्या होता है समझ में आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा हम उस लेवल पर नहीं चलेंगे जहां पर कि बोरिंग हो जाए, है ना। हम बस धीरे धीरे इसमें जो हमारे लिए यहाँ जितना इसमें जरूरत है उतनी ही बात करेंगे बस, है ना। पूरे सब्जेक्ट में जाएंगे तो फिर तो ये पूरा लगभग 6 महीने कम से कम, मिनिमम 6 महीने में भी कंप्लीट होता नहीं है वैसे अर्थशास्त्र। पूरे लगभग 8 से 10 महीने इसको कंप्लीट करने में लग ही जाते हैं अगर पूरे उसमें जाए तो। वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए जरूरत है। ये भी वहां पर जरूरत हमें नहीं होती, बस ये है कि अब पढ़ रहे हैं तो बेस से पढ़ेंगे तो चीजें आगे को समझ आएंगी, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीजें लिखा रहा हूँ। परिभाषाओं की भी आपको यहाँ पर उतनी जरूरत नहीं रहती, बस यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, अगर जिनका सब्जेक्ट नहीं है या फिर जिनका SST नहीं है उनके लिए अगर जरूरत होती है तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली बनता है ना। अर्थशास्त्र का जनक हर जगह पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और कभी कभी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है ये भी क्वेश्चन बन जाता है, जिनका अगर SST सब्जेक्ट रहता है, चाहे वो टेट में रहता हो, CTET UTET के एग्जामों में SST अगर आपका सब्जेक्ट रहता है, और GS में बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, बस कुछ चीज़ें हैं उनको आपने समझना है, ठीक। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक और अर्थशास्त्र के जनक, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपको अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो तो फिर ये माइक्रो मैक्रो नहीं बताऊं तो फिर ये ठीक नहीं है ना। अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, यही अंतर नहीं समझ पाए तो फिर इसको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है ना। तो हम पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा चीजें वैसे भी समझ के लिए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो अर्थशास्त्र हमने समझ लिया, अर्थशास्त्र। अब हम अर्थव्यवस्था में चल रहे हैं। एक होता है अर्थशास्त्र, एक होती है अर्थव्यवस्था, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान देना। अर्थशास्त्र मैंने क्या कहा,
विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की शाखा है मतलब एक पुस्तक है जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसी किताब है जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है? तो दो होती है, एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है। ठीक है, माइक्रो में हम व्यक्तिगत पर्सनल इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मेरी मांग कितनी है, मेरी पूर्ति कितनी है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि मैं मार्केट में जाकर के कितनी मांग करता हूं। तो वो सब चीज बातें हम जहां पर पढ़ते हैं वो माइक्रो हुआ। लेकिन जब सभी की बात करते हैं, सभी की, सारे देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे या पूरे स्टेट की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, वहां की कितनी मांग है उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाएगी? मैक्रो कहलाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपकी समझ में इतनी आ गई होगी। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बस इतना है कि आप इस लेवल पर चलना कि हाँ हमें ये चीजें बस कुछ अपने नॉलेज के लिए चीजें समझनी है। ठीक है, उसमें से जहां पर क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं बोलते जाऊंगा कि इन पर आप लोग विशेष रूप से फोकस करते चलना। तो ये अर्थशास्त्र आपकी समझ में आ गया होगा, अर्थशास्त्र क्या होता है। अब मैं बात कर रहा हूं अर्थव्यवस्था की। इस अंतर को भी समझते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसको भी समझते हुए चलते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र तो हमने समझा, अब यहीं पर बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। अब देखो, अब यहां पर अंतर समझना, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर समझना। अर्थशास्त्र हमने कहा कि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, ये तो विज्ञान की शाखा थी अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझो कि एक ऐसा क्षेत्र, जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आप लोग यहां पर अंतर कर सकते हो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र मैंने कहा कि एक विज्ञान की शाखा है, एक विषय है जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा विषय जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं तो वह तो कहलाता है अर्थशास्त्र। लेकिन एक ऐसा स्थान जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अंतर समझ में आया क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जहां पढ़ते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ये बात समझ में आई क्या सबके, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में? और लोगों की समझ में आया या नहीं आया? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था नहीं आया अभी? अर्थशास्त्र मैंने कहा कि अर्थशास्त्र एक किताब है जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, वह एक किताब है अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक स्थान है जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। अब समझ आया क्या या अभी भी नहीं आ रहा है? जिस किताब में स्टडी करते हैं वो इकोनॉमिक्स हुआ, है ना। और इकोनॉमिक का मतलब हुआ एक स्थान हुआ, इकोनॉमिक एक जगह है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था, हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था है ना, तो हल्द्वानी एक क्षेत्र है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, उत्तराखंड पूरा क्षेत्र है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो हम कहां पर पढ़ेंगे? किसी किताब में पढ़ेंगे ना। और उत्तराखंड की, हाँ, बिल्कुल,
बिल्कुल वह स्थान, हाँ किसी स्थान के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब वह स्थान जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, और वह पुस्तक जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम पढ़ते हैं, और अर्थव्यवस्था एक स्थान है जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? 3। जैसे अर्थशास्त्र हमने कहा 2 प्रकार की होती है, एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। कौन कौन सी? एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी का मतलब हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। ठीक है, ये पूंजीवाद है, इसका मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, और मिश्रित का मतलब दोनों का मिक्स हो गया, दोनों तरीके की होती है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में अंतर समझना, एक है पूंजीवादी, एक है समाजवादी, और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसमें सबसे पहले पूंजीवादी की अगर हम बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जहां पर आर्थिक गतिविधियां पूंजीपतियों के हाथ में होती है। ठीक है, जैसे कहां पर होता है ऐसा? जैसे अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका, ब्रिटेन में चले जाओ, ब्रिटेन में, ब्रिटेन है ना, ये जितने भी यूरोप के अधिकांश देश, ये सब कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब बात आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां आर्थिक गतिविधियां, जहां आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां विधियां सरकार के हाथ होती हैं। किसके पास होती हैं? सरकार के हाथ होती हैं, सरकार के हाथ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ सब कुछ सरकार के अधीन चलेगा, पर्सनल व्यक्ति वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे इसका वैसे तो इसमें पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए रशिया जाना जाता था, चाइना जाना जाता था, लेकिन अब कोई भी ऐसे देश नहीं है कि जहां पर पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। लेकिन इसका अभी भी एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहता है, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है इसका एक उदाहरण रहता है ना। तो ये उत्तर कोरिया का तानाशाह, आप सब लोगों ने उसका नाम सुना ही होगा, है ना। तो किम जोंग यूंग करके जो बार बार उसके बारे में आते रहता है, जो अमेरिका को भी धमकी देते रहता है समय समय पर कि भाई उड़ा देंगे तुमको भी, है ना। तो वहां पर जो है अच्छा, लिंक का टाइम 5:45 था क्या इसका? चलिए कोई नहीं, हमने पढ़ना ही है, ये भी हमारा ही है, अगले भी हमारी है, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लेंगे। चलो उसको, जहां आर्थिक गतिविधियां सरकार के हाथ में होती हैं तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे उत्तर कोरिया। तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां आर्थिक गतिविधियां, जहां आर्थिक गतिविधियां पूंजीपति और सरकार मिलकर चलाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत। जैसे इंडिया में देखो प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी। स्कूल देखो, सरकारी स्कूल भी है और गवर्नमेंट भी है ना। सब अपने बच्चों को, नौकरी तो सब गवर्नमेंट स्कूल में चाहिए और बच्चों को सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो वैसा ही है,
ऐसे ही हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, साथ साथ चलते हैं दोनों चीजें, है ना, दोनों साथ साथ काम करते हैं, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद है सब लोगों को इनका अंतर आपको सबको समझ आया होगा। जहां आर्थिक गतिविधियां पूंजीपतियों के हाथ होती है, अमेरिका, ब्रिटेन ये देश हो गए। समाजवादी जहां आर्थिक गतिविधियां सरकार के हाथ होती हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियां पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर के चलाते हैं। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ना, इसके जनक किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ। जनक इसके कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो इसके जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो इसके जनक कीन्स को कहा जाता है, जेएम कीन्स को कहा जाता है। इन नामों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पूंजीवादी क्या होती है, समाजवादी, इस पोर्शन को आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था के अंतर, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी के जनक एडम स्मिथ, समाजवादी के कार्ल मार्क्स और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जेएम कीन्स जनक है। क्लियर, चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ये तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है ये हमने यहां पर समझ लिया। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीएस में भी ये टॉपिक दिया रहता है कई बार, और उत्तराखंड के जो ग्रुप सी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो ये टॉपिक है ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, ये सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर हमारे यहाँ ग्रुप सी वगैरह एग्जामों में दिया है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, जो हम पढ़ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ के साथ साथ ग्रुप सी का जो एग्जाम होता है यहाँ पर, या फिर कोई भी उत्तराखंड स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, उन सब का सिलेबस इसमें कवर हो जाता है।